हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे ऑन ह्यूज डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स। ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये आयनिक इक्विलिब्रियम का। बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रिया, चैप्टर का नाम ही आयनिक इक्विलिब्रिया। बेसिकली इट इन्वॉल्व्स बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मेनी इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस। तो हमारा जो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए है कि इससे क्वेश्चंस काफी थोड़े डिफिकल्टी लेवल ज्यादा वाले क्वेश्चंस यहाँ से राइज हो सकते हैं। पहली बात तो ये, और इसीलिए जो है सो जेईज का ये वन ऑफ द चॉइसेस ये एस्पेक्ट रहा है वो केमिस्ट्री का। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब जेई मेन की बात करें तो जेई मेन में कभी तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, क्योंकि इसके डेरिवेशंस का जो फाइनल कंक्लूजन है उससे भी पहले प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्ट फ्रॉम द फॉर्मूला। और दूसरी बात है कुछ तो हमें उसके बाद जेई एडवांस की बात करें, जेई एडवांस तो ऐसे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछता नहीं है, तो पूरा इस चीज को समझना पड़ेगा। लेकिन जेई एडवांस यहाँ से क्वेश्चन ठीक ठाक पूछता है, इसलिए पूछता है कि यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट की जा सकती। तो वीडियो के बिगिनिंग में ही मैं बता दे रहा हूँ दो बातें। पहली बात तो ये जो वीडियो है दिस इज फॉर द जेई स्टूडेंट्स। तो अभी फिलहाल इसमें मेडिकल वालों के लिए आई डोंट थिंक कि उनके लिए अलग बनाऊंगा ये फिलहाल जेई वालों के लिए। दूसरी बात कि जो बच्चे एसिड बेस कंसेप्ट उनका थोड़ा सा ठीक नहीं है, ऐसा फील होता है, तो प्लीज गो एंड हैव अ रिव्यू ऑफ योर एसिड बेस कंसेप्ट, क्योंकि उसके बिना थोड़ा सा ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस समझने में प्रॉब्लम होगा। एल्स अदरवाइज मैं काफी बिगिनिंग से, काफी बेसिक से मैं लेकर के चलूंगा और काफी जो है सो हाई लेवल तक जाऊंगा। इसमें सारी तरह की पहले तो मैं थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करूंगा, उसके बाद साथ साथ में मैं एग्जाम्प्लिफिकेशन भी करूंगा यहाँ पे। दूसरी बात, इसके बाद मैं प्रॉब्लम्स लूंगा और प्रॉब्लम्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैं करवाऊंगा यहाँ पे। और उसके बाद एक हमारा डीपीपी टाइप का यहाँ पे होगा जो बच्चों को सॉल्व करना है। तो काफी कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, और ऐसा नहीं है कि हम बस सिंपल सिंपल प्रॉब्लम करवा लिए, जैसा कि मोस्टली जो है सो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में होता है और जो सो कॉल्ड आपके यूट्यूब में है, तो उसमें क्वेश्चंस डिफिकल्टी लेवल पे लेके नहीं जाते। तो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। पूरे एस्पेक्ट को अच्छे से समझना होगा इफ यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, बिकॉज थोड़ा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एल्स अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज। एनीवे सो अच्छा, मैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्टार्ट करूं इससे पहले मैं थोड़ा सॉल्ट का इंफॉर्मेशन दे दूं कि जब मैंने बात कहा है कि बेसिक से ही चलूंगा तो बेसिक से ही स्टार्ट करें। सॉल्ट सॉल्ट्स क्या हैं? दे आर आयनिक कंपाउंड्स formed by मैं आयनिक वर्ड, ऐसे तो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, फिर भी कुछ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हैं तो उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। मैं कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस ऑफ acids and bases when later means acid and base react in their equivalent proportion.
काफी बेसिक बात मैं कर रहा हूँ, ये एक डेफिनेशन कर सकते हैं इसे। दूसरी बात जो मैं कर रहा हूँ कि ऑल द सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, चाहे वो वीक एसिड और वीक बेस से के मिलने से बना है, या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बना है, या वन ऑफ द कंपोनेंट इज वीक दूसरा स्ट्रॉन्ग, उनके कॉम्बिनेशन से बना है। किसी भी तरह के न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से यदि सॉल्ट बना है तो सॉल्ट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तीसरी बात मैं सॉल्ट के लिए एक बोल दूं जो आगे मैं पूछूंगा आप लोगों से। तो तीसरी बात ये कि जो हमारे पास सॉल्ट होता है, इन सॉल्ट cationic part comes from base and anionic part comes from acid. बच्चों जब हम कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे तो ये बात हमें वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि कैटायन कहाँ से आया है और एनायन कहाँ से आया है। इसको ये जो लास्ट पॉइंट मैंने कहा कि जब सॉल्ट हम बनाते हैं तो इसमें इस सॉल्ट में हमारा कैटायन होता है और दूसरा एनायन होता है। कैटायन जो है बेस से आता है और एनायन कहाँ से, एसिड से। कि मैं एक एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ, CH3CO -Na+। अच्छा, ये सोडियम एसीटेट। अच्छा बच्चों, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा क्योंकि क्या है, कैटायंस हम पहले लिखते हैं और एनायंस बाद में लिखते हैं, केमिस्ट्री का हमारा ट्रेंड है। तो सोडियम एसीटेट को ऐसा लिखा जाता है ना। जैसे कैटायंस केमिस्ट्री में मोस्टली जैसे बोले NaCl तो पहले कैटायन लिखा है, ठीक है। CaO तो पहले हमने कैटायन लिखा है, CaSO4 तो पहले कैटायन लिखा है। तो केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट एवरीवेयर कैटायन पहले और एनायन बाद में। हम यूपीएससी की जो रूल्स भी पढ़ते हैं उसमें भी यही बात है। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा हम करते हैं, जैसे H2 है तो ठीक है, वहाँ पे कैटायन H प्लस पहले उसके बाद एनायनिक पार्ट बाद में। लेकिन NH3 भी तो होता है, NH3 में क्या हम लिखते हैं, तो वहाँ एनायन पहले कैटायन ऐसा है। तो कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा लिखते हैं, बट मोस्टली हम उस पे ज्यादा हम बॉदर करने वाले नहीं हैं। अच्छा, इसमें जो है एक एनाइन है हमारा और दूसरा कैटायन है। इसको यदि वाटर में हमने रख इस ये यदि रिएक्शन करवा के हम बनाने वाले हैं, ये यदि हम तोड़ दें तो ये कहाँ से आया होगा, ये एसिड बेस के रिएक्शन से आया होगा। दिस प्लस H2O बेसिकली एसिड और बेस रिएक्ट किया होगा जब, तो उसमें पहला एसिड एक हमारा होगा CH3COH और प्लस क्या है, तो दूसरा हमारा जो है सो NaOH। अच्छा बच्चों, ये हमारा जो है सो CH3COOH एसिड है और इस एसिड से जो हमारा आया है ये पार्ट एनायनिक पार्ट आया है। मैं उल्टा लिख रहा हूँ, न्यूट्रलाइजेशन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट को रिएक्टेंट साइड में लिख सकते हैं, लेकिन ये हाइड्रोलाइटिक वे में हम देख रहे हैं। तो रिवर्स रिएक्शन इज बेसिकली द न्यूट्रलाइजेशन हियर। और इस न्यूट्रलाइजेशन में हम क्या देख रहे हैं कि दिस इज योर एसिड और इस एसिड से ये एनायन बना है। अच्छा, ये NaOH हमारा क्या है, दिस इज बेस, NaOH इज बेस और इससे जो है सो ये कैटायन हमारा आया है। इससे Na प्लस हमारा कहाँ से आया है, बेस से आया है और ये क्या है, एसिड है। तो यही बात मैंने कही थी कि सॉल्ट जो है सो सॉल्ट का जो कैटायनिक पार्ट है दैट कम्स फ्रॉम योर बेस। ये देखो कैटायन Na प्लस है, ये कहाँ से आया है, बेस से आया है, ठीक है। और एनायनिक पार्ट है वो कहाँ से आता है, तो एसिड से। तो यहाँ एसिड कैटायन कहाँ से है, एसिटिक एसिड से, ठीक है। ये बात बेसिक पे बता। दूसरी बात मैं कर रहा हूँ सॉल्ट्स की जो क्लासिफिकेशन है। सुनाओ सॉल्ट टाइप्स, सॉल्ट्स कितने टाइप के होते हैं ये चीज हम देख रहे हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है सॉल्ट्स में वो नंबर 1 है सिंपल सॉल्ट।
इसे हम नॉर्मल सॉल्ट भी कहते हैं। अब ये सिंपल या नॉर्मल सॉल्ट है, इसमें कोई एक पर्टिकुलर एसिड किसी एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, तब ये हमारा सिंपल सॉल्ट बनता है। तो 1 एसिड प्लस 1 बेस, और क्या बन गया हमारा, दिस इज योर सिंपल सॉल्ट। कभी कभी किसी किसी सॉल्ट में जो है सो दो दो कैटायनिक रेडिकल हो सकते हैं, दो दो एनायनिक रेडिकल हो, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक कैटायनिक रेडिकल होगा, एक एनायनिक रेडिकल होगा, तो ये देखने में ऐसा भी सिंपल लगेगा, सॉल्ट फॉर सिंपल सॉल्ट। ये जो सिंपल सॉल्ट है हमारा, ये further classified, we can further classify these salts into the neutral salts. न्यूट्रल सॉल्ट्स में हम क्या कहेंगे कि यदि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है ना, पहली बात तो मैं कह दूं कि फॉर्म्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से कुछ बात क्लियर नहीं हो रहा है कि वो इक्विवेलेंस पॉइंट में तो बाकी सब में भी पहुंचता है। मैं एक बात और कर दूं कि all replaceable hydrogen atoms and OH minus ion यदि बेस है, पॉलीबेसिक है, आर रिमूव, तब जाकर के न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। अब न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल यदि मैं कहूं कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है और कंप्लीट सारे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हट चुके हैं, यानी NaOH और HCl का रिएक्शन हुआ तो बन गया NaCl, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर न्यूट्रल सॉल्ट। पीएच और इसका कितना रहेगा, इसका पीएच जो है सो 7 है ना। तो पीएच इस सॉल्यूशन का एसिड या बेस की वजह से कुछ भी अल्टरेशन नहीं होगा, तो पीएच इसका 7 होगा। हम बात कर रहे हैं कि ये पहला एक NaCl हो गया। हम कह सकते हैं कि हमारे पास K2SO4 है, KOH और H2SO4 से हम बोल रहे हैं KNO3 है, KOH और HNO3, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सारे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, सारे रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस कंज्यूम हो चुके हैं। तो ऐसे सॉल्ट्स जब पूरा कंप्लीट कंज्यूम हो जाएंगे, अच्छा कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रॉन्ग ही यूज हो, जैसे मैं कह दूं कि Na3BO3, तो इसमें एक हमारा जो है सो वीक एसिड, वीक सोर्स से आया है, तो इसको भी हम न्यूट्रल सॉल्ट कहें, ठीक। दूसरा जो हमारे पास केस है वो है एसिडिक सॉल्ट। हमारे पास है एसिडिक सॉल्ट। अब इसके बारे में मैं कहूं कि इनकम्प्लीट या पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन, या पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन, मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि जितना एसिड है हमारे पास, एसिड से कि पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन इसमें आगे ऐड कर दें, और पॉलीबेसिक एसिड, और पॉलीबेसिक। अब कोई हमारे पास एसिड है H2SO4, अब ये H2SO4 इसका यदि NaOH के साथ हमने रिएक्शन करना तो H2SO4 का यदि NaOH के साथ हमने रिएक्शन करवा दिया है, तो NaOH हमारे पास और ये NaOH, हमारे पास H2SO4 1 मोल है, और 1 मोल का मतलब है कि हमारे पास जो है सो 2 इक्विवेलेंट एसिड है, ये 2 इक्विवेलेंट, और हमने यदि ये NaOH 1 इक्विवेलेंट लिया और ये 1 इक्विवेलेंट, सॉरी ये 2 इक्विवेलेंट लिया, तो 2 इक्विवेलेंट से कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, और बन जाएगा Na2SO4।
और यहाँ जो है सो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगा तो NaHSO। ये NaHSO4 जो है, सो दिस इज योर एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, ये दूसरा हमारा जो है सो न्यूट्रल सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट का न्यूट्रल सॉल्ट टाइप है, जो हमने अभी ऊपर देखा। दिस इज योर न्यूट्रल सॉल्ट। तीसरा जो वेरिएंट हमारा है सी, सी जो हमारे पास है वो है बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट में कोई थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि वहां हमने लिया था एसिडिक सॉल्ट में पॉली बेसिक एसिड, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉली एसिडिक बेस। फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, complete neutralization of polyacidic base। polyacidic base। तो जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास एक बेस है FeOH3। अब ये जो है सो पॉली एसिडिक बेस है, क्योंकि ये जो है सो 3 इक्विवेलेंट एसिड के साथ, मोनो बेसिक एसिड के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। तो ये हमारा FeOH3 का जब मैं से की रिएक्शन करवा दूं यहाँ पे HCl के साथ किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमें मिलेगा FeCl3, सॉरी HCl के साथ मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ और दोनों सेम इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन में नहीं, ऐसा हो सकता है। तो यदि इस तरह का केस है तो मैं कहूँ कि जैसे सॉल्ट बना हमारा FeOH2 OHN, यहाँ कर दूं मैं Cl2 FeCl3 कंप्लीटली। तो यहाँ पे जो केस एराइज हुआ है, इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि FeOH अभी जो है तो ये फर्दर और भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस प्रोसीड कर सकता था। अभी कंप्लीट जो है सो जितना इक्विवेलेंट नीडेड था उतना हमने Cl लिया नहीं है, तो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन है। तो ये जो सॉल्ट बना है दिस विल रिटेन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक एंड इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। दूसरा एग्जांपल मैं ले लूं कि जैसे ZnOH, या मैं कहूँ हाँ ZnOH Cl। सीधी सी बात है ऐसे कि यहाँ कंप्लीट जो है सो सब जितना भी रिप्लेसेबल OH ग्रुप है वो पूरी तरह से हुआ नहीं है, इस तरह का सॉल्ट हमारा क्या आ जाएगा बेसिक सॉल्ट। इसके बाद जो है ये हमारा सिंपल सॉल्ट तो हो गया। अब सिंपल सॉल्ट के बाद हमें दूसरा जो टाइप है सॉल्ट का वो है हमारा डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एक और सॉल्ट होता है मिक्स सॉल्ट। तो डबल और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इनको एक साथ ही हम क्लासिफाई करते हैं। दूसरा जो है मैं लिख दूं एडिशन कंपाउंड्स, और ये एडिशन कंपाउंड्स जो हैं सो दो टाइप। एडिशन कंपाउंड्स, हालांकि इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी हम लोग ज्यादा डिटेल में देखते हैं। तो एडिशन कंपाउंड्स क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को हम एक्वस सॉल्यूशन उसका बनाएं, दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व कर दें, तो वहां डिसॉल्व होने के बाद वापस जब वो सॉल्ट्स रिक्रिस्टलाइज जब होंगी तो इस रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में सॉल्ट्स विल नॉट बी क्रिस्टलाइजिंग सेपरेटली, rather they will get crystallized in one salt form, और ये जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो हमारा जो है सो एडिशन कंपाउंड होगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि when two or more stable simple salts are mixed in their stoichiometric proportion, new crystalline compounds called the addition compounds are formed। यदि सॉल्ट हमारे पास जैसे ही मैंने लिया कैसीन,
KCl स्टेबल है, सिंपल सॉल्ट है, MgCl2 क्या है, वो भी स्टेबल सॉल्ट है। अब दोनों को पानी में डिजोल्व कर दिया हमने, यदि KCl ले लिया और MgCl2 KCl लिया और MgCl2 लिया, और दोनों को इसमें हमने जो है सो डाल दिया। इसमें हम ले रहे हैं KCl और साथ में ले रहे हैं MgCl। दोनों को वाटर में डिजोल्व हमने कर दिया। अब वाटर में डिजोल्व होने के बाद जब ये वापस रिक्रिस्टलाइज होगा, तो क्रिस्टलाइजेशन के टाइम बाद जो है, क्रिस्टलाइजेशन से जो है सो कोई एक सॉल्ट क्रिस्टलाइज सेपरेटली नहीं होगा। अब ये जो है सो टुगेदर दे विल क्रिस्टलाइज इन वन सॉल्ट फॉर्म, और ये सॉल्ट जो होगा, दिस इज योर KCl MgCl2 6H2O is the water of crystallization। तो इस सॉल्ट को हम कहते हैं कार्नालाइट। तो KCl और MgCl2 को हमने स्टीचोमेट्रिक प्रोपोर्शन में, जब इसको वाटर में हमने डिजोल्व किया, वाटर में जब डिजोल्व किया हमने, और वापस जब ये क्रिस्टलाइज कर रहा है, तो ये सेपरेट डिफरेंट एंटिटी के फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो रहा है। और सॉलिड स्टेट में ये जो है सो इंडिविजुअल सिंपल सॉल्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्प्ले नहीं करेगा। तो ये कंपाउंड हमारा जो है सो एडिशन। अब इस एडिशन कंपाउंड में इस एडिशन कंपाउंड में दो तरह की बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि जैसे हम यहाँ कहें कि CuSO4 हमने दिया है और NH3, दोनों आपस में जो है सो रिएक्ट करते हैं। तो कुछ सॉल्ट्स तो इसमें है, कुछ एडिशन कंपाउंड्स जो हैं, जो सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल हैं ही, सॉल्यूशन में भी अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करेंगे, और कुछ जो है सो अपनी आइडेंटिटी को सॉल्यूशन में वापस जो है सो लूज कर देंगे, एज इफ दिस सॉल्ट्स हैव नेवर बीन फॉर्म्ड। तो ऐसे सॉल्ट्स which retain their identity are called the complex salts, और वैसे एडिशन कंपाउंड्स which lose their identity in aqueous solution again are called the double salts। तो एडिशन कंपाउंड्स हमारे जो है सो दो तरह के हैं। एडिशन कंपाउंड्स हम ले रहे हैं, तो एडिशन कंपाउंड्स हमारे हो गए। एक तो हो गया डबल सॉल्ट, वन बाय वन ही मैं देख लूं। एडिशन कंपाउंड्स, ये एडिशन कंपाउंड्स में पहला मैं ए ले रहा हूँ, डबल सॉल्ट। अब ये डबल सॉल्ट जो है सो ये डबल सॉल्ट हमारा जो है सो एडिशन कंपाउंड है विच आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स। Simple salts, of course, they crystallize from their aqueous solution, from mixed aqueous solution। और दूसरी जो इसमें जो डिफरेंशिएट करती है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट से, कि दे लूज देयर आइडेंटिटी इन aqueous solution if dissolved है। यदि वापस हम इसको वाटर में डाल दें तो अपनी आइडेंटिटी को ये लूज कर देगा डिजोल्व इन वाटर। ऐसे डिजोल्व होकर के ऐसे डिसोसिएट होगा जैसे कभी डबल सॉल्ट बना ही नहीं। ठीक है, तो जैसे मैं कहूं कि K2SO4 प्लस Al2SO4 होल 3 प्लस
24:2। अब ये बना रहा है K2SO4 Al2SO4 होल 3 24:2। ये एलम कंपाउंड्स हैं, पोटास एलम। यदि एल्यूमिनियम की जगह में क्रोमियम रहता तो इसको क्रोम एलम कहते हैं। तो ये पोटास एलम है। और ये पोटास एलम कैसे बना है? जब हमने एक सिंपल सॉल्ट लिया K2SO4, एक सिंपल सॉल्ट, दिस इज वन सिंपल सॉल्ट, दिस इज अदर सिंपल सॉल्ट। और जब इसको वाटर की एक्सेस वाटर में हमने जो है सो डिसॉल्व किया तो 24H2O यानी 24 मोल्स ऑफ वाटर के साथ ही जो है ये क्रिस्टलाइज करेगा फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन एंड विल बी फॉर्मिंग द पोटासियम। इस पोटासियम को वापस यदि हम डिसॉल्व कर दें तो दिस विल डिसोसिएट इनटू द 2K प्लस आयन, सल्फेट आयन, Al3 प्लस आयन एंड द सल्फेट आयन। ऐसे डिसोसिएट करेगा जैसे कि इसके इंडिविजुअल सिंपल सॉल्ट्स डिसोसिएट। तो ऐसा सॉल्यूशन में वापस डिसॉल्व होने के बाद ऐसा लगेगा कि ये सॉल्ट तो जैसे कभी बने ही नहीं। ठीक, तो इस तरह के सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट। जो सॉलिड एक बार बनने के बाद सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल है, लेकिन सॉल्यूशन वापस एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, तो ये डबल सॉल्ट। तो थ्योरेटिकल पार्ट हो रहा है ज्यादा, ये है भी थोड़ा इंफॉर्मेशन बेस्ड पार्ट है। पहला सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आएगा हमारा। दूसरा जो है सो बी, जो इसका पार्ट है, बी जो मैं बता रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ये भी एडिशन कंपाउंड है। इसमें क्या है कि कोई जरूरी नहीं कि इसमें सॉल्ट ही बेसिस, इसमें दोनों इंडिविजुअल सॉल्ट्स ही हो। मैं जैसे एक केस ले रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसमें हमने देखा पोटास एलम है, कार्नालाइट है, पोटासियम सोडियम, अच्छा ये सभी जितने कंपाउंड्स हैं तो मोर सॉल्ट भी इसमें आता है। तो ये बाद में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है सो क्या है कि यदि अपनी आइडेंटिटी को, जैसे मैं कहूँ कि CuNH3 होल 4SO, K4FeCN6, इनफैक्ट इसको ऐसे लिखते हुए हैं, वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इनकी। तो ये काउंटर आयन है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। इनको यदि हम वाटर में डिसॉल्व कर दे तो थोड़ा सा ये डिसोसिएट तो होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं डिसोसिएट होंगे, लेकिन जो इसका सेंट्रिक फीचर है बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, वो जो है सो रिटेन ही रहेगा। कुछ तो ऐसे भी सॉल्ट्स है जैसे NiCO4, इस तरह के एडिशन कंपाउंड्स जो पूरी कभी थोड़ा भी डिसोसिएट। तो आइदर केस में, चाहे तीनों में कोई भी हम ले लें, कंप्लीट जो है सो अपनी कैरेक्टरिस्टिक को लूज नहीं करेगा। मतलब ये SO4 माइनस SO4 2 माइनस तो अलग होगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, लेकिन अमोनियम के टाइम्स जो है सो फर्दर नहीं उसमें से। कहने का मतलब है कि जो इंडिविजुअल जो कंपाउंड्स थे जिनसे ये बना ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, पूरी तरह से उसके जैसा डिसोसिएट नहीं होगा, तो अपनी आइडेंटिटी को अलग बना करके रखता है। तो इस तरह के सॉल्ट्स जो है जो रिटेन करते हैं अपनी आइडेंटिटी को, रिटेन देयर आइडेंटिटी सॉलिड में तो करते ही हैं, सॉलिड स्टेट में, इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन। दोनों जगह यदि ये अपने ये आइडेंटिटी को रिटेन कर ले तो ये हमारा जो है सो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो जाएगा। और इन्हीं को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, जिनको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जो इसको मैं इसमें साथ में नहीं रखूं, सेकंड ये थर्ड में कर लूं कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें मल्टीपल कैटायनिक एंड एनायनिक रेडिकल्स। इस तरह के सॉल्ट्स जिसमें मल्टीपल कैटायनिक एंड एनायनिक रेडिकल्स हैं, उनको जो है सो हम मिक्स्ड सॉल्ट। तो ये है हमारा मिक्स्ड सॉल्ट थर्ड। और ये मिक्स सॉल्ट में ये हमारा हो गया मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट में क्या है कि मल्टीपल कैटायनिक एंड एनायनिक रेडिकल्स। मल्टीपल कैटायनिक एंड एनायनिक रेडिकल्स। जैसे मैं एक बात करूं कि पोटेशियम सोडियम टार्टर, अच्छा टार्टेरिक एसिड कैसा होता है, यदि उसका फीचर प्रोजेक्शन
यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो वहाँ फिशर प्रोजेक्शन ऐसा पढ़ा होगा कि मेजो टार्टरिक एसिड जैसे मैं लिखूँ तो COOH है और यहाँ पे फिर COOH है, या बीच वाला जो है सो पैरल कार्बन है, या हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन है, इधर OH है, ये OH है। इसमें दो एसिडिक जो है सो हाइड्रोजन है, एक एसिडिक हाइड्रोजन ये और दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन ये। यदि इन दोनों इसका यदि बेस से मैं रिएक्शन करवा दूं तो दोनों एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और रिमूव हो करके जो है तो यहाँ बन जाएगा O- और Na+, और यहाँ O- और K+, NaOH KOH दोनों से क्या। तो यहाँ पे जो है सो दो तरह के कैटायनिक रेडिकल्स, इस तरह का जो सॉल्ट है उसको हम मिक्स सॉल्ट कहेंगे। मिक्स्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो है सो दो अलग अलग बेस सोर्सेस से जो है आयंस। मैं कहूँ कि जैसे Na पोटासियम सोडियम सल्फेट, तो यहाँ भी एक कैटायन, दूसरा कैटायन और ये तीसरा। इस तरह के सॉल्ट्स जो हैं इनको हम क्या करते हैं, मिक्स सॉल्ट करते हैं। तो दिस इज अबाउट द सॉल्ट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ओके।